नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में जहां पर हमने देखा था गोरखा शासन देखा था, हमने गोरखा शासन हमने कुमाऊं पे देखा था। पहले कुमाऊं पे आक्रमण होते हैं, फिर कुमाऊं से होते हुए 1804 में गोरखाओं ने गढ़वाल को भी जीत लिया था। अब जो गोरखा शासन था वो संपूर्ण उत्तराखंड पे स्थापित हो चुका था 1804 में। 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह खुड़बुरा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ गढ़वाली सेना यहाँ पर गोरखाओं के सामने समर्पण कर देती है और यहाँ पे हो जाता है गोरखा साम्राज्य की स्थापना। अब जो हमारा अगला चीज़ जो हम पाएगी, अब गोरखा, कुमाऊँ और गढ़वाल। पहले तो हमने देखते थे कुमाऊँ के सूबे, लेकिन गढ़वाल में सूबों का उतना उल्लेख आता नहीं किताबों में, कहीं पे भी इतना उल्लेख नहीं है कि गढ़वाल में कौन कौन सूबे रहे थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर गढ़वाल में कुछ लोग रहे थे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले कुमाऊँ के सूबे ही देख लेते हैं हम। देखिए, कुमाऊँ के सूबों पे बात करूँ तो 1802 में एक सूबा आता हम पे, सूबा रुद्रवीर। जो ये सूबा था, सूबा रुद्रवीर, सूबा रुद्रवीर सिंह 1802 में सूबा रहा था। सूबा रहते हुए ये एक कर, इस टाइम कुमाऊं क्षेत्र में एक कर लगाता था। इस कर को कहते हैं टांड कर। सूबा रुद्रवीर सिंह 1802 में रहा था, उस टाइम ही लगाता है टांड कर। टांड कर में लगता है बुनकरों पे लगाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पे। तो जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में कुमाऊं में गोरखा राज्य की स्थापना कराई थी, फिर गोरखा धीरे धीरे अब गढ़वाल पे भी आक्रमण करना शुरू कर देते। प्रद्युम्न शाह को गोरखाओं ने हरा दिया था। 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब गोरखा जो करते हैं कि एक सूत्र में उत्तराखंड में, अब पूरे संपूर्ण उत्तराखंड पे गोरखा राज्य स्थापित हो चुका था। प्रद्युम्न शाह की वीर गति को प्राप्त होते ही गोरखा गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी। कुमाऊं में तो 1790 से स्थापित हो गया था, जबकि गढ़वाल में 1804 में गोरख्याणी स्थापित हो गया। गोरख्याणी एक आतंकित शासन को, गोरखाओं द्वारा एक आतंकित शासन को गोरख्याणी के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता, जो कि एक अच्छा शासन नहीं रहा था। तो चलिए, अब इसी टॉपिक पे बात करते, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो कुमाऊं, मैंने सूबे बताए थे कुमाऊं के, लेकिन गढ़वाल में किताबों में उतने सूबों का उल्लेख नहीं आता। किसी भी किताब में सूबों के बारे में, गढ़वाल के कौन कौन सूबे रहते इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जबकि कुमाऊं के सूबों के बारे में जानकारी है। तो चलिए थोड़ा बहुत उन सूबों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कुमाऊं का 1802 में देखें तो 1802 में रुद्रवीर सिंह नामक एक सूबा आता हम पे। 1802 में रुद्रवीर सिंह नामक एक सूबा आता है। ये रुद्रवीर सिंह 1802 में रहा था। ये इस टाइम कुमाऊं क्षेत्र में एक कर, नया कर लगाता है। उस कर को कहते हैं टांड कर। टांड कर जो था कि ये बुनकरों पे लगता था। जो बुनकर लोग होते थे उन बुनकरों पे इन्होंने टांड कर लगाया था। टांड कर 1802 में गोरखा सूबा, कुमाऊं का जिस टाइम गोरखा सूबा था, रुद्रवीर सिंह था, उसके द्वारा लगाया गया। फिर एक और जानकारी जो आती है हम पे, 1803 में जब गढ़वाल पे आक्रमण हो गया था, उस टाइम कुमाऊं में गोरखा सूबा जो था वो था गजकेश्वर पांडे। इनके बाद जो अगला जो सूबा बनेगा वो बनेगा जो ये गजकेश्वर पांडे। जब गढ़वाल पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, उस टाइम कुमाऊं का सूबा था गजकेश्वर पांडे। ये रहता 1803 में। ज़्यादा सूबों के बारे में हमें नहीं पढ़ना, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए उनसे रिलेट करते हुए चलेंगे, बाकी चले छोड़े। तो गजकेश्वर पांडे था 1803 में। 1802 में था रुद्रवीर सिंह टांड कर लगाएगा। गजकेश्वर पांडे के टाइम पे गढ़वाल पे आक्रमण होगा। अब जो क्वेश्चन बना था वो था कुमाऊं का अंतिम सूबा। तो कुमाऊं का अंतिम सूबा चौतेरा बमसा कुमाऊं का अंतिम सूबा रहता है। देखते हैं हम 1806 से 1815 के मध्य, 1806 से 1815 के मध्य बमसा कुमाऊं में का सूबा रहता है। बाद में बमसा एक संधि करता है। संगोली की संधि से पहले जो सिग्नेचर हुए थे यहाँ पे अल्मोड़ा पे, वो बमसा के थे, इसलिए हम बमसा अंतिम सूबा था कुमाऊं का। ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए, तो ये थे इनके बारे में। अब चलते हैं गढ़वाल की ओर। गढ़वाल पे देखेंगे हम। तो जब गढ़वाल विजय गोरखाओं ने की थी तो उनके सैनिकों का मुख्य रोल रहा था। गोरखा सेनापति इस टाइम
अमर सिंह थापा, उनके बेटा रणजोड़ थापा, हस्तीदल चौतेरा, काजी बहादुर भंडारी, बमशाह, इन लोगों का गढ़वाल विजय पे बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ये शक्तिशाली सेनापति थे। इनके नेतृत्व में गोरखाओं ने संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ सतलज पार हिमाचल प्रदेश तक को जीत लिया था। नीचे तराई वाले रीजन को भी ये जीत लिए थे। इनमें इस विजय में जो इनके सेनापतियों का रोल था वो मुख्य था। तो इन्हीं पे बात करता हूँ। पहले आप गढ़वाल के प्रशासन पे बात करते हैं। कुमाऊं का हमने देख लिया, कुमाऊं में बमशाह लास्ट तक रहा था। बमशाह के बाद संगौली की संधि हो जाती है और अंग्रेज़ यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप गढ़वाल में चलते हैं। 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह की जब वीरगति को प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा के मैदान में प्राप्त हो जाते हैं, फिर गढ़वाल पे भी गोरखा राज्य स्थापित हो जाता है। अब देखिए, गढ़वाल राज्य पे जो पहला प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है अमर सिंह थापा को। इस क्षेत्र का जो पहला प्रशासक नियुक्त किया जाता है अमर सिंह थापा, और अमर सिंह थापा के साथ साथ इनके पुत्र रणजोत थापा भी इस क्षेत्र में रहे थे प्रशासक के तौर पे। तो अमर सिंह थापा को पहले तो इस क्षेत्र की कमान दी जाती है। कमान क्या दी जाती है? गोरखा राज्य कुमाऊं में देखें तो कुमाऊं में उस टाइम कुमाऊं की बागडोर बमशाह को दी जाती है। बमशाह संभालते हैं कुमाऊं। डोटी मतलब इनका जो राज्य था नेपाल की बागडोर हस्तीदल चौतेरा संभालते हैं। जबकि काली से सतलज के मध्य का जो क्षेत्र था वो दे दिया जाता है अमर सिंह थापा को। तो अमर सिंह थापा इस क्षेत्र में प्रशासक के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। नेपाल दरबार द्वारा इस क्षेत्र में जो मुख्य न्यायाधीश, इस टाइम गोरखा काल में न्यायाधीश को बिचारी नाम से जाना जाता था, जो मुख्य न्यायाधीश था उस टाइम अमर सिंह थापा था इस क्षेत्र का। तो अमर सिंह थापा के बारे में जो जानकारी हम पे मिलती है, इन्होंने गंगोत्री मंदिर का किसी किताब में कहते हैं कि निर्माण किया था, किसी किताबों में कहा गया जीर्णोद्धार किया गया था। तो गंगोत्री मंदिर का कभी निर्माण जीर्णोद्धार आएगा तो अमर सिंह थापा आएगा। अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार किया था। कभी क्वेश्चन आएगा सन में फंसोगे तो हमेशा 1804 के बाद जब गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था उसी के बाद गोरखा यहाँ पे आए थे। शायद 1806 का सन आता है। इस मंदिर का एग्जैक्ट करेक्ट तो पता नहीं, लेकिन 1804 के बाद ही का हमेशा सन आएगा, क्योंकि उसी के बाद गोरखाओं की एंट्री यहाँ हुई थी। उससे पहले का सन नहीं आएगा। कभी क्वेश्चन लगाने को भी आएगा, 4 ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन हटाने में भी ये बात का विशेष ध्यान देना कि गोरखाओं की एंट्री गढ़वाल में 1804 के बाद हुई, तो मंदिर का जीर्णोद्धार भी 1804 के बाद ही हुआ होगा। फिर देखिए, गंगोत्री मंदिर की बात करूं, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार में एक और व्यक्ति आता है, मान सिंह। जयपुर के राजा मान सिंह का भी नाम हम पे मिलता है। जयपुर के राजा मान सिंह ने भी गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। निर्माण माने किताबों के हिसाब से तो कहीं कहीं अमर सिंह थापा देता है, जीर्णोद्धार देखे तो मान सिंह ने कराया था। फिर अमर सिंह थापा, अब गढ़वाल का प्रशासक तो नियुक्त किया गया था, तो अमर सिंह थापा यहाँ पे एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने की कोशिश करता है। इस क्रम में अमर सिंह थापा गढ़वाल को अमर सिंह थापा अब 3 सूबे, उस टाइम अमर सिंह थापा गढ़वाल को 3 सूबे और 84 परगनों, 3 सूबे और 84 परगनों में विभक्त करता। ये 3 सूबे गढ़वाल में जो थे, ये था एक श्रीनगर, एक सूबा श्रीनगर था, एक चांदपुर था, एक जहाँ पे इन्होंने पहली संधि की थी वो था लंगूरगढ़। ये 3 सूबे थे गोरखा टाइम पे गढ़वाल में, चांदपुर, लंगूरगढ़ और श्रीनगर। बाकी 84 परगनों का उल्लेख भी हम पे मिलता है। तो अमर सिंह थापा ने यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार किया। पहले तो 3 सूबे और 84 पट्टियों में बांटा। फिर अमर सिंह थापा यहाँ पे एक चीज़ और करता है, वो करता है सतलज नदी का अभियान करता है। लगातार जो अभियान गोरखाओं के होते हैं हिमाचल प्रदेश पे, वो इन्हीं के नेतृत्व में होते हैं। स्पेशली नेपाल दरबार द्वारा अमर सिंह थापा को सतलज अभियान के लिए भेजा गया था। जैसे महिपति शाह द्वारा सतलज अभियान के लिए माधो सिंह भंडारी को भेजा गया था, उसी प्रकार नेपाल दरबार द्वारा
अमर सिंह थापा को सतलज अभियान के लिए भेजा गया था। फिर इनके बाद जो गढ़वाल का प्रशासक आता है हम पे, जिस बात की जानकारी आती वो आती है हम पे, इन्हीं का पुत्र था रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा इन्हीं का पुत्र था, अमर सिंह थापा का। इसके बाद गढ़वाल के प्रशासक के तौर पर ये नियुक्त हुए थे। इन्होंने भी देखें गढ़वाल में क्या क्या काम किए थे। इनमें पहला तो मौलाराम पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि इस बात पे क्यों कंफ्यूज हैं कि रणबहादुर मौलाराम ने दानवीर कर्ण की संज्ञा दी है, वो दी है रणजोर सिंह थापा को। आप इस बात से कनेक्ट करिए, जब गढ़वाल क्षेत्र में प्रशासक है रणजोर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा मौलाराम को बहुत सी जागीरें देता है, सनद देता है, तो मौलाराम तारीफ तो रणजोर सिंह थापा की करेगा ना, क्योंकि अब रण बहादुर की तो कर नहीं सकता। रण बहादुर को राजगद्दी से नेपाल में उतार दिया गया था। आप ज़रूर इस बात पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि मौलाराम ने जो बुक लिखी है रण बहादुर, इस चीज़ पे आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। मौलाराम की बुक तो मिलती है रण बहादुर चंद्रिका, इसमें रण बहादुर के नाम से उल्लेख किया गया है, लेकिन जो दानवीर कर्ण की संज्ञा मौलाराम देता है वो रणजोत सिंह थापा, अमर सिंह थापा के पुत्र को देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस टाइम गढ़वाल का प्रशासक रणजोत सिंह थापा था। रणजोत सिंह थापा के द्वारा मौलाराम को विभिन्न जागीरें और सनद दी गई थी। इसी कारण मौलाराम खुश होकर उनकी तारीफ करता है। उसी तारीफ में वो रणजोत सिंह थापा को दानवीर कर्ण की संज्ञा देता है। ये था। फिर रणजोर सिंह थापा के टाइम पीरियड में गढ़वाल में देखें तो कई सभा मंडलियों का निर्माण किया गया। देखें रणजोर सिंह थापा के टाइम पीरियड में सभा मंडली का गठन किया गया था। ये सभा मंडली क्या थे ना, राज्य में जो भी समस्याएं होती थे उनका निस्तारण करने का सुझाव देती थी। कैसे इसमें क्या करना है, क्या क्या इसमें सुधार किया जाना है, वो काम ये सभा मंडली करती है। कभी आएगा गढ़वाल राज्य में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए सभा मंडली का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो रणजोर सिंह थापा का द्वारा किया गया। अब देखिए रणजोर सिंह थापा जब इस क्षेत्र में प्रशासन के तौर पर नियुक्त किया गया था तो वो इस क्षेत्र में अब नए नए कर लगाना शुरू कर देता है। गढ़वाल क्षेत्र में इन नए नए करों में देखिए तो गढ़वाल में कर प्रणाली में परिवर्तन किया। पहले तो पवारों द्वारा लगाए गए कर ही इस क्षेत्र में प्रचलित थे, अब गोरखा नए कर यहाँ पे शुरू कर देते हैं। इन्हीं नए करों में एक कर आता है जो रणजोर थापा के द्वारा लगाया गया। पहले तो भूमि कर लगाए गए थे। भूमि कर में ये पुंगाड़ी कर लेते थे। भूमि कर उस टाइम पुंगाड़ी कर होता था या सवांगी दस्तूर होता था। सवांगी दस्तूर क्या होता था कि जो कमल छाका देखा था हमने कुमाऊं में, पहला भूमि बंदोबस्त, प्रत्येक 20 भूमि पे 20 नाली भूमि पे 1 रुपये जोगामल शाह ने लिया था। उसी को लास्ट में हम सवांगी दस्तूर के नाम से जानते हैं। फिर देखिए अब गढ़वाल क्षेत्र में ये अनेक कर लगाने शुरू कर देते। पहले कुमाऊं में थे, अब गढ़वाल में आए तो गढ़वाल में इनके कर देखिए। इन करों में पहला आता है मोकर। मोकर क्या था? मो गढ़वाल में परिवार को कहते हैं। जैसे किसी का कुटुंब होता है ना, एक कुटुंब को एक मो मतलब परिवार होता है, तो मोकर प्रत्येक परिवार पे, अगर इसी मोकर की बात कर, प्रत्येक परिवार पे 1 रुपये एक कर था। अगर इसी मोकर की बात करूं तो टिहरी जब पंवार राजवंश था गढ़वाल में, तो पंवार राजवंश द्वारा ये कर लगाया गया था। इसे कहते थे घुरई पिछई। पंवारों द्वारा इसे घुरई पिछई कहा जाता था, जबकि चंदों ने गोरखाओं ने इसे मोकर के नाम से उल्लेख किया। फिर एक और कर लगाया मिजहारी कर। एक और कर लगाया गोरखाओं ने, वो था मिजहारी कर। मिजहारी कर जो कर था ये कामगारों पे, मिजहारी कर जो वसूला जाता था ये कामगारों पे वसूला जाता था। फिर एक और कर लगाया इन्होंने, ये कर था हम पे सलामी कर। सलामी कर गोरखाओं में हम सलामी कर देखें तो सलामी कर नजराना के रूप में तो दिया जाता था, उसे कहते थे सलामी कर। जो नजराना सैन्य अधिकारियों के इनके दिए जाते थे, इन्हें कहते थे नजराना। तो एक प्रकार का ये कर था। जब देखिए बात कर रहा था मैं रणजोर थापा पे। रणजोर थापा अब गढ़वाल में नए नए कर, पहले गढ़वाल में पंवार राजवंश द्वारा कई कर लगाए गए थे। गोरखा जब गढ़वाल में एंट्री हुई तो रणजोर सिंह थापा यहाँ के प्रशासक नियुक्त हुए, तो इन्होंने प्रशासक रहते हुए गढ़वाल क्षेत्र में कुछ
चंद पंवार करों को ख़त्म कर नए नए कर लगाए थे। इन्हीं करों में एक पुंगाड़ी कर भी आता है। एक कर आता है जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो है मोह कर। मोह कर, इस मोह कर पे चर्चा करेंगे। मोह कर, मोह क्या था? मोह गढ़वाल में एक परिवार, एक कुटुंब के लिए जो शब्द यूज किया गया था उसे कहते हैं मोह। तो मोह मतलब प्रत्येक परिवार पे 1 रुपये वसूले जाने वाले कर को मोह कर कहते थे। इससे ही पंवार राजवंश में इस कर का जो उल्लेख मिलेगा हमें, वो मिलेगा घुरई पिछई। जो पंवार टाइम पीरियड में उसे घुरई पिछई के नाम से जाना जाता था, जबकि गोरखा इसे मोकर के नाम से जाना जाता था। फिर गोरखाओं ने उस टाइम रणजोत सिंह थापा ने एक और कर लगाया था, वो कर था सलामी कर। सलामी कर, सलामी कर एक नजराना के तौर पे दिया जाता था। इसे नजराना कर भी कहते थे। शादी ब्याह बड़े उत्सवों में किसी में भी कोई गोरखा दिख जाता था, उन्हें ये देना पड़ता था, एक नजराने के तौर पे देना पड़ता था, वो था सलामी कर। फिर एक कर और लगाया था इन्होंने, वो था मिजारी कर। जो कर मिलता है मिजारी कर, मिजारी क्या था? कामगार शिल्पकर्मियों, जो कामगार लोगों पे था वो था मिजारी कर। मिजारी कर लगता था कामगार लोगों पे, काम करने वाले। इसमें निम्न तबके के ये लोग थे, शिल्पकार हो गए, टमटा हो गए, बर्तन बनाने वाले हो गए, उन सभी पे ये कर लगता था, वो कर था मिजारी कर। फिर इन्होंने एक और कर लगाया, वो था सौन्या फागुन कर। सौन्या फाल्गुन कर क्या था? सौन्या फाल्गुन कर जब गोरखाओं को कोई उत्सव मनाना होता था, जैसे पंचाई, दशहरा, रामनवमी, कोई भी उत्सव राज दरबार में मनाना पड़ता था, तो इसके लिए ये कर वसूलते थे आम जनता से। ये कर क्या था? सौन्या फाल्गुन कर। किसी भी बड़े उत्सव के लिए प्रजा पे वसूला गया कर, ये था सौन्या फाल्गुन कर। घुरई पे मौकर था, प्रत्येक परिवार पे 1 कर। सलामी कर था नजराना के तौर पे। मिजारी कर था कामगारों के तौर पे। ये कर जो वसूले थे, गढ़वाल में प्रशासक था उस टाइम रणजोत सिंह थापा, उसके टाइम पीरियड पे ये वसूले गए थे गढ़वाल में। फिर देखिए अब गोरखा थे ना, इनकी राजस्व प्रणाली अतार्किक थी। पहली बात तो इन्हें कोई तमीज़ ही नहीं थी यार कर वसूलने की। पहला फसल होती थी, फसल खड़ी फसल को आग लगा के चले जाते थे। दिमाग से सनकी आदमी होते थे, कभी किसी की फसल काट के ले जाते थे। अब इनका कर का ना कोई फिक्स नहीं था। जैसे पंवार चंद लोगों में था 1/6 वसूलते थे, इनका कोई फिक्स ही नहीं था। ये कभी 100%, अगर इनका मन होगा, इतने सनकी ये लोग थे, ये कभी कभी 100% वसूल देते थे। अगर मन ज़्यादा का हो तो ये 150% भी कर वसूल देते थे। अब इन्होंने कर में बड़ा अतार्किक इनका कर प्रणाली थी, कैसे वसूलते थे, अपने हिसाब से चलते थे। तो इन्होंने क्या किया कि कई परिवार क्या होते थे कि कर देते थे। पहले तो लोग कर देते थे, जितना होता था 100% हुआ तो 100%। देखिए ना भाई, एक बात करें, तुम्हारी खड़ी फसल है, खेत में है, एक खेत में आग लगा के चले गए, अब कह रहे कर दो हमें, कहाँ से देगा बंदा? जब कोई बंदा कर नहीं दे पाता था तो ये बंदे और उसके परिवार वालों को बना देते थे दास और दासियाँ। दास और दासियाँ बना के ये ले आते थे हरिद्वार के। इन पे एक आता है भीमगौड़ा। इस टाइम ये गोरखा चौकी हुआ करती थी भीमगौड़ा। इसी भीमगौड़ा से इन्होंने 10 से 50 रुपये में कई दास और दासियाँ बेची थी। इस क्षेत्र से लोगों को उठा के इसमें बेच देते थे। इससे भी ये अपनी इनकम पूरी करते थे। जितनी इनकम इनका राजस्व में होता था, उसमें भी दास दासियों की बिक्री से बहुत इनकी इनकम होती थी। इसीलिए इन्होंने ये प्रणाली भी अपनी अपनाई थी। और जो दास दासियों बनाने में जो मुख्य रोल आता है, वो आता है रणजोत सिंह थापा का। वैसे रणजोत सिंह थापा एक विद्वान प्रकृति का व्यक्ति था। इसने कई कलाविदों को इसने संरक्षण भी दिया था। इसमें मौलाराम का भी नाम आता हमें, पर इनके काम में ये एक अत्यंत क्रूर घटना हुई थी। ये थी इस क्षेत्र से दास और दासियों को जब ये बेचा करते थे। ये बहुत उत्तराखंड क्षेत्र के लिए बहुत अपमानजनक बात थी। गोरखाओं ने ये उत्तराखंड में ये बहुत गंदा काम किया था। फिर देखिए इसके बाद एक आता है महंत हर सेवक। जब गोरखा गढ़वाल में आए थे तो देहरादून में इस टाइम थे महंत हर सेवक। पिछले जब देखते हैं फतेहपति शाह के टाइम पे यहाँ पे
राम राय जी आए थे, उन्होंने गुरु राम राय की स्थापना कर दी थी। अब यहाँ पे आए इनके महंत थे गोरखाओं के टाइम पे, महंत हर सेवक। मेन जो गोरखा प्रशासक उस टाइम का गढ़वाल में था, रणजोत सिंह थापा था। अब यहाँ पे क्या होती है कि देहरादून में एक घटना हो जाती है, एक कोई शिकायत कर देता, महंत हर सेवक पे आ जाता है मृत्यु, किसी की हत्या करने का आरोप महंत हर सेवक पे लग जाता है। गोरखाओं की न्याय प्रणाली तो क्या ही बात करूं, अभी न्याय प्रणाली इसके बाद जब शुरू करनी मैंने, तो इनकी न्याय प्रणाली बड़ी अजीबो गरीब थी, बड़े अतार्किक थी, इनमें कुछ समझ ही नहीं थी क्या थी। तो जो न्याय प्रणाली थी, इसी में रणजोत सिंह थापा के टाइम पीरियड में जो महंत थे, महंत हर सेवक को भी यहाँ पे इस कठिनाई से गुजरना पड़ा। इन्हें भी कड़ाई द्वीप, इनकी एक न्याय प्रणाली थी कड़ाई द्वीप व्यवस्था से गुजरना पड़ा। कड़ाई द्वीप क्या थे? जलती कड़ाई में, जलती एक कड़ाई थी, होती थी तेल की, तेल जलता हुआ तेल, उबलता हुआ तेल रहता था, उसमें हाथ डालना पड़ता था। अगर जिसके हाथ जल गए तो वो दोषी है, जिसके नहीं चले तो वो निर्दोष है। तो महंत हर सेवक को भी इस कड़ाई दीप प्रथा से गुजरना पड़ा। उन्होंने भी जब हाथ डाले तो हाथ जल गए थे, उनके हाथ जल गए थे। तो क्या हुआ कि अब वो कृषि, इस क्षेत्र में कृषि नहीं कर पाए आने वाले जो सालों में। तो क्योंकि महंत के देहरादून जो उस टाइम था मेन सरदारों का था, महंत इन्हीं लोगों का था, बहुत से गांव इनके थे, इनके अधीन बहुत से गांव थे। तो उस टाइम ये देहरादून वाला क्षेत्र पहले बहुत सुंदर हरा भरा हुआ करता था, लेकिन रणजोत सिंह थापा के टाइम पीरियड में जब महंत हर सेवक कड़ाई द्वीप की व्यवस्था से गुजरे थे, तो उसके बाद ये क्षेत्र वीरान हो गया था। कृषि कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि उनके हाथ जल गए थे, वो इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे थे। देहरादून की भूमि उजाड़ हो गई थी, बंजर हो गई थी। पहले आबाद थी, अब सारी आबादी यहाँ से गायब हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने दास बनाना शुरू कर दिया था इस क्षेत्र में। तो ये था रणजोत सिंह थापा के बारे में। फिर इसके बाद एक और प्रशासक आता है जो थोड़ा बहुत, रणजोत सिंह थापा जो लास्ट में जो काम करके गया था, इनको सुधारता है, वो था हस्तिदल चौतरिया। अब रणजोत सिंह थापा के बाद जो गढ़वाल का प्रशासक के तौर पर आएगा वो था हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया क्या करता है? जैसे लिल्टन के बाद रिपन आया था ना, तो लिल्टन द्वारा किए गए उल्टे कामों को जो सुधारा था वो रिपन ने सुधारा था। अब रणजोत सिंह थापा के द्वारा जो किए गए उल्टे काम थे वो सुधारेगा अब हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया देखें तो हस्तिदल चौतरिया सबसे पहले आता दून घाटी क्षेत्र में। दून घाटी क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे कृषि होना जरूरी था। इसी क्षेत्र से गोरखाओं को राजस्व मिलता था। अब क्या करता है ये, इस क्षेत्र में सुव्यवस्थित एक प्रबंधन करता है। पहले तो इस क्षेत्र में कृषि के लिए इस भूमि को उपजाऊ बनाता है, कृषि कार्यों के लिए लोगों को ऋण देता है। यही ऋण जो देहरादून क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए दिया गया था, ऋण था, इसे तकावी ऋण कहते हैं। तकावी ऋण किसने दिया था? हस्तिदल चौतरिया ने दिया था। देहरादून भूमि को आबाद करने के लिए, देहरादून क्षेत्र की दून उपत्य को हरा भरा करने के लिए जो तकावी ऋण दिया था वो दिया था हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया इस देहरादून वाले क्षेत्र में बड़ी खुशहाली लाता है। इस क्षेत्र से ये उस टाइम देखें तो पहले ललित शाह के टाइम पीरियड में भी यहाँ बहुत से सिख आक्रमणकारी होते थे। गोरखा एक तो सन की गोरखाओं ने भी देखा इस क्षेत्र में लोग घर छोड़ भाग रहे हैं, लगातार पलायन देहरादून से हो रहा है। क्यों? सिख और रोहेलखंड के ये लुटेरे थे, पहले दोनों आक्रमण करते थे, लूट के चले जाते थे। अब गोरखा यहाँ पे एक कठिन कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? जो सिख लुटेरों के गाँव थे उन गांवों को जला देते हैं, सिखों को यहाँ से मार भगाते हैं। गोरखा एक तो शक्तिशाली कौम रही है। गोरखाओं ने सिखों को सिख लुटेरों को देहरादून क्षेत्र से बाहर कर दिया था और देहरादून क्षेत्र को आबाद किया था गोरखाओं ने। वो भी हस्तिदल चौतरिया उस टाइम यहाँ का प्रशासक हुआ करता था। तो ये था। फिर देखिए अब गोरखाओं और हस्तिदल चौतरिया के टाइम पीरियड में एक और घटना होती है। अंग्रेज़ों का तिब्बत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है। व्यापार म्यूर क्राफ्ट और रैपर, जो नाम आता हम पे रैपर, 1808 में रैपर दून क्षेत्र में आता है। दून क्षेत्र को एक सुव्यवस्थित शहर की संज्ञा देता है रैपर।
क्यों देता है? क्योंकि हस्तिदल चौतरे ने दून क्षेत्र में काम किया था। दून घाटी को आबाद हरा भरा करने में हस्तिदल चौतरे का नाम आता है। उसके बाद रैपर आते हैं। रैपर साहब यहाँ पे दून घाटी को एक सुव्यवस्थित गांव की संज्ञा देते हैं। फिर इसी के साथ रैपर भी तिब्बत की यात्रा पे चलते हैं। अब दोनों में अंग्रेज़ों और तिब्बत के बीच व्यापार शुरू हो जाता है इन्हीं के टाइम पीरियड में। तो क्या होता है कि जब हस्तिदल चौतरे यहाँ का प्रशासक था, यानी इनके दरबार में अंग्रेज़ों द्वारा रैपर को भेजा गया था हस्तिदल चौतरे के दरबार में तिब्बत के लिए व्यापार के लिए कुछ छूटें प्रदान करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा हस्तिदल चौतरे के दरबार में रैपर को भेजा गया था। फिर देखिए इनके टाइम पीरियड में एक और बुक आती है, रण बहादुर चंद्रिका। हस्तिदल चौतरे के टाइम पीरियड में 1808 में मौला राम साहब लिख देते हैं रण बहादुर चंद्रिका। तो ये रण बहादुर चंद्रिका, रण बहादुर जो नेपाल के राजा था उनके बारे में उल्लेख करता है। इसी बुक में रणजोत सिंह थापा, अमर सिंह थापा के पुत्र को दानवीर कर्ण की संज्ञा भी देता है। ये बुक हस्तिदल चौतरे के टाइम पीरियड पे लिखी गई है। तो यही चीज़ें मिलती हैं हमें, कभी रण बहादुर चंद्रिका से कंफ्यूज ना होना। रण बहादुर चंद्रिका में जो दानवीर कर्ण की संज्ञा दी गई है वो रणजोत सिंह थापा, अमर सिंह थापा के पुत्र को दी गई है, क्योंकि उस टाइम गढ़वाल का प्रशासक रणजोत सिंह थापा था। उसके द्वारा मौला राम को बहुत सारी जागीरें दी गई थी। इसी कारण मौला राम उसकी तारीफ़ करता है। इसी तारीफ़ में दानवीर कर्ण की संज्ञा उसे देता है। तो ये था हस्तिदल चौतरे के बारे में। अब जो हस्तिदल चौतरे के बाद जो अगला गढ़वाल का प्रशासक नियुक्त होता है वो था भैरव सिंह थापा। भैरव सिंह थापा, भैरव सिंह थापा के बारे में बात करूं, एक क्रूर अत्याचारी ये शासक रहा। इसके टाइम पीरियड में ज़्यादा ही घटनाएं होने लगी। जब भैरव सिंह थापा 1808 के आसपास नियुक्त होता, नेपाल दरबार द्वारा गढ़वाल का प्रशासक नियुक्त किया जाता है इसे। तो जब ये पहली बार आता है, आते ही इसे सीधा भेज दिया जाता है कांगड़ा अभियान पे। गढ़वाल क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन अभियान पे रहा, कांगड़ा पे ज़्यादा टाइम कांगड़ा ही रहा। तो इस क्षेत्र में इस टाइम इनके आमिलों द्वारा जनता से अत्याचार क्रूरता बहुत की गई। बहुत गाँवों को इन्होंने उजाड़ दिया इनके आमिरों ने। जब चाहे किसी का खेत जला दिया, जब चाहे किसी का घर जला दिया, जब चाहे किसी को उठा के दास बना के बेच दिया। तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई थी वो भैरव सिंह थापा के टाइम पीरियड पे हुई थी गढ़वाल में। क्यों हुई थी? क्योंकि भैरव सिंह थापा कांगड़ा अभियान पे बिजी रहा। उनकी गैर उपस्थिति में उनके आमिलों द्वारा क्षेत्र की जनता पे बहुत क्रूर, बहुत अत्याचारी शासन किया गया। जब चाहे वो किसी को भी उठा देते थे, बेच देते थे। अत्याचार इतना किया, जनता इस टाइम गाँव के गाँव वीरान हो गए थे। सारी भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो गई थी। लोग कृषि नहीं कर रहे थे। कृषि से डर लगता था, गोरखा कब आए, कब आग लगा के चला जाए, कब उनकी फसल नष्ट करके चला जाए। ऊपर से कर भी ये 100% नहीं 150% ले लेते थे। साला आदमी उगाएगा भी तो कितना, 100% ही तो उगा पाएगा। 150% कर देना पड़ता था गोरखाओं को। इसलिए लोग यहाँ से घर छोड़ भाग, लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। उत्तराखंड क्षेत्र से लोग बाहर रोहेलखंड, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जाना शुरू हो गए थे इन्हीं के टाइम पीरियड में। भैरव सिंह, फिर भैरव सिंह और भी काम करता है। भैरव सिंह थापा मौला राम को, जो रणजोत सिंह थापा ने जो जागीरें दी थी, इन सब को छीन लेता है। मौला राम की जो जागीरें थी, एक तो पराक्रम शाह ने छीनी थी। जब पंवार राज प्रद्युमन शाह था उस टाइम पराक्रम शाह इसकी जागीरें छीनता है। एक गोरखा प्रशासन में भैरव सिंह थापा इसकी जागीरें छीन देता है। जो जागीरें, जो इज्जत इन्हें मिली थी, सारी ले जाता है। सारी ज़मीन जायदाद सब लूट लेता है। फिर इसी के टाइम पीरियड में, भैरव सिंह थापा के टाइम पीरियड में 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में भांग की खेती और लीसा पाटन का कार्य शुरू कर दिया था। 1809 में भांग की खेती, लीसा टिपान का कार्य शुरू कर दिया था भैरव सिंह थापा के टाइम पीरियड में। उसी के टाइम पीरियड में एक अंग्रेज़ अधिकारी भी आया था भांग की खेती के लिए उस टाइम इनके अंग्रेज़ों के दरबार में। बाद में जब गोरखा अंग्रेज़ प्रशासन पढ़ाऊँगा उसमें इस बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब भैरव सिंह थापा के बाद जो अगला गढ़वाल का प्रशासक नियुक्त हुआ वो था काजी बहादुर भंडारी।
इस क्षेत्र में गढ़वाल का प्रशासक जो नियुक्त होता है काजी बहादुर भंडारी। बहादुर भंडारी के बारे में ज़्यादा हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक उल्लेख ज़रूर मिलता है, इन्होंने गढ़वाल की भूमि को 5 भागों में बांटा था। ये 5 भाग थे, दोयम, सोयम, अब्बल, चाहर और सुकबासी। तो ये 5 भागों में गढ़वाल की भूमि को बांटा गया था। इससे पहले जब देखें कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जो कमल छा के द्वारा किया गया है, ये भी एक प्रकार का भूमि बंदोबस्त बोले तो मान भी सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें भूमि को बांटा गया था। ये केवल गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था ये भूमि बंदोबस्त। काजी बहादुर भंडारी के बारे में इतनी चीज़ें आती है। फिर इनके द्वारा एक और किया गया, इन्होंने सैनिकों की वृत्ति, जो सैनिकों की वृत्ति थी ना, जो सैनिकों की वेतन होता था, वेतन को 1 रुपये से घटाकर 8 आना। जो सैनिकों का वेतन था, गोरखा सैनिकों का जो वेतन था, 1 रुपये से घटा के 8 आना कर दिया। ये क्या था? काजी बहादुर भंडारी। यही काजी बहादुर भंडारी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब ये हो गया गोरखाओं का प्रशासक। इसके बाद जो गढ़वाल में प्रशासक होते हैं, अमर सिंह थापा और अमर सिंह थापा के अमील नियुक्त किए जाते हैं गढ़वाल के प्रशासक। छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आता, उतनी हम पे जानकारी मिलती नहीं इनके बारे में। अब देखिए हम गोरखाओं का पढ़ेंगे, हम गोरखाओं की सामाजिक व्यवस्था। गोरखाओं की सामाजिक व्यवस्था, गोरखाओं का समाज कैसा था। गोरखाओं की सामाजिक व्यवस्था में देखो तो कामी, एक नाम आता है हमें कामी। कामी इस शिल्पकार लोगों को कहते थे कामी। जो शिल्पकार लोगों के लिए उल्लेख करते हैं, ये कामी के नाम से जाने जाते हैं। फिर ब्राह्मण, गोरखाओं के 2 ब्राह्मण होते थे। शॉर्ट ट्रिक में देखें तो हम उत्तर प्रदेश से याद कर सकते हैं यूपी। गोरखाओं में 2 ब्राह्मण होते थे। यूपी के नाम, यूपी ट्रिक बनाए तो सीधा यूपी से याद कर सकते हैं। यू मतलब उपाध्याय और पांडे। गोरखाओं के जो ब्राह्मण होते थे, उपाध्याय और पांडे, 2 ब्राह्मण होते थे। जोशियों को भी इन्होंने इज्जत दी, पर उतनी नहीं दी जितने इनके उपाध्याय और पांडे थे। इनके मेन ब्राह्मण जो थे उपाध्याय और पांडे थे गोरखाओं के। फिर देखे कठुआ, गोरखाओं ने ब्राह्मणों को भी दास बनाया था। जो दास बनाए थे, ये बनाए थे कठुआ, ब्राह्मण दासों को। जो ब्राह्मण दास थे इन्हें कहते थे कठुआ। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मण दासों को कठुआ के नाम से जाना जाता था। फिर खसिया, खसिया थे जो राजपूत लोगों में से जो छोटे बच्चों को दास बनाया जाता था, उन्हें खसिया के नाम से जाना जाता था। फिर एक था बिचारी। बिचारी गोरखा शासनकाल में न्याय करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को बिचारी के नाम से जाना जाता था। फिर बिचारी जो था न्यायाधीश, उस टाइम पीरियड का न्यायाधीश की हम इसे संज्ञा दे सकते हैं बिचारी को। फिर देखो धड़े, शासनकाल में 2 धड़े थे। जैसे कुमाऊं में देखते हैं हम मेहरा और फरत्याल धड़े थे ना, उसी प्रकार गोरखाओं में भी 2 धड़े थे। वो नाम हम पे बार बार आ रहे हैं। देखें हम, अमर सिंह थापा, एक धड़ा था थापा और दूसरा था चौतरिया बमसा। जो ये चौतरिया थे, ये इनके कास्ट थी। तो जिस प्रकार कुमाऊं में मेहरा और फरत्याल धड़ों का प्रभुत्व रहा, उसी प्रकार गोरखाओं में अमर थापा और चौतरिया 2 धड़ों का प्रभुत्व रहा। राजा बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण रोल गोरखा शासन में रहा था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोरखाओं की न्याय व्यवस्था। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था, क्या न्याय था ये समझ नहीं आता। एक तरीके से बड़ा अतार्किक ये न्याय था। कुछ भी हो जाए, मृत्यु तो इनमें होती थी। दोनों पक्षों में से कुछ ना कुछ तो होता ही रहता दोनों के साथ। पहले न्याय व्यवस्था पे देखें तो इन्होंने न्याय व्यवस्था बड़ी अतार्किक थी। इनकी न्याय व्यवस्था पे बात करूं, इनकी न्याय व्यवस्था बताऊं तो जहाँ पे ये न्याय सभा बैठती थी, जहाँ पे ये न्याय के लिए जगह बैठती थी, इसे ये सभा के नाम से कहते थे। जहाँ पे जैसे पंचायत बैठती, कहीं पे न्याय करना है तो उस जगह को ये सभा के नाम से कहते हैं। इनका न्याय मनुस्मृति के हिसाब से ये न्याय करते थे, लेकिन होता नहीं था ये न्याय। मनुस्मृति के अनुरूप ये न्याय करते थे। महाभारत का एक पार्ट है हरिवंश।
हरिवंश की पोथी या हरिवंश की किताब, जैसे हम गीता की शपथ लेते ना, उसी प्रकार ये हरिवंश की किताब की शपथ दिलाते थे। ये भी एक प्रकार से हिंदू धर्म के लोग थे। गोरखा में देखें तो कुछ लोग हिंदू और कुछ लोग बौद्ध, मिश्रण है हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों का गोरखा शासन में। तो ये हरिवंश की पोथी की शपथ दिलाते थे। फिर देखिए इनमें जो न्याय व्यवस्था थी, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप, गौला द्वीप और तीर द्वीप। कड़ाई द्वीप पे बात करते हैं। कड़ाई द्वीप क्या था? कड़ाई द्वीप, कड़ाई में तेल को खौलाया जाता था, तेल को गर्म किया जाता था, उबाला जाता था, जब तक उबाल ना जाते। फिर जिन दो लोगों के मध्य विवाद था, दोनों को हाथ डालने को कहा जाता था। अगर किसी के हाथ जले नहीं तो उसे निर्दोष माना गया था। अरे जलती कलाई में हाथ डालोगे तो दोनों के हाथ तो जले गई। ये भी कैसा अतार्किक इनका न्याय था। जो न्याय था इसे कड़ाई द्वीप के नाम से जाना जाता था। बड़ा अजीबो गरीब ये न्याय था इनका। फिर एक था तराजू द्वीप। तराजू द्वीप में क्या था? तराजू में एक साइड पत्थर, एक साइड आदमी तोला जाता था आँच के दिन। फिर दूसरे पक्ष को भी तोला जाता था, दोनों पक्षों को तोला जाता था। फिर कल बुलाया जाता था। जिसका वजन कम होता था उसे दोषी मान लिया जाता था। जिसका वजन वही रहा या बढ़ गया उसे निर्दोष माना जाता था। ये था इनका तराजू द्वीप। फिर था एक गौला द्वीप। गौला द्वीप क्या था? गौला द्वीप में लोहे की गर्म छड़ों को हाथ में पकड़ के कहीं कुछ दूर तक चलना पड़ता था। अगर किसी के हाथ जले नहीं तो उसे निर्दोष माना जाता था। अगर किसी के हाथ जल गए, उसने छड़ को छोड़ दिया तो उसे अपराधी माना जाता था। ये था इनकी। फिर एक आता है तीर द्वीप। तीर द्वीप में क्या था कि एक तालाब होता था, किसी गोरखा सैन्य अधिकारी द्वारा तीर छोड़ा जाता था। जो दोषी लोग होते थे, जिनके मध्य विवाद होता था, इनके घरों से बच्चों को तालाब में कूदाया जाता था। एक एक बच्चे को जिन्हें तैरना नहीं आता था, तालाब में कूदाया जाता था, तीर फेंका जाता था। इनके घर वालों को कहा जाता था कि तुम जहाँ तक तीर जाएगा तुम्हें तीर लेके वापस आना है, तब तक आपके बच्चे पानी के अंदर रहेंगे। तो ये भी इनकी न्याय व्यवस्था थी, बड़ी अतार्किक थी। इनकी न्याय व्यवस्था पे और बात करूं तो इनके और प्रकार के भी आते हैं, जैसे बोकटिया हरिया। एक और आता है इनका जिन्हें तैरना नहीं आता था उन्हें नदी में फेंका जाता था, तैर के आ जाता था उसे निर्दोष माना जाता था। ये भी इनकी न्याय व्यवस्था थी। फिर एक आता कालो हल्दो में देखें तो काली हल्दी की जड़ खिलाई जाती थी दोनों पक्षों को। अगर जिसकी मृत्यु हो, क्योंकि काली हल्दी की जड़ जहरीली होती थी, इससे जो बच गया उसे निर्दोष माना जाता था, जो मर गया उसे दोषी माना जाता था। ये भी इनकी न्याय पद्धति थी। फिर एक और आता है घात द्वीप। देवी देवताओं के यहाँ चावल रख के कुछ घातें डाली जाती थी। दूसरे पक्ष का बुरा होने की देवी देवताओं से कामना की जाती थी, उसे कहते थे घात द्वीप। जुनियाल प्रथा भी इन्हीं की थी। तो ये थी इनकी न्याय प्रथा। कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप, गौला द्वीप, तीर द्वीप, कालो हल्दा, घात द्वीप, बोकटिया हरिया। तो जहाँ पे भी द्वीप आता है तो इस बात से कनेक्ट कर लेना, ये गोरखाओं की न्याय पद्धति थी। तो ये थी गोरखाओं की न्याय पद्धति। आगे बढ़ते हैं। अब गोरखाओं में देखो, गोरखाओं का समाज और संस्कृति देखते हैं। तो गोरखा एक ही जाति के ना होके बल्कि अनेक जातियों का मिक्सचर थे। गोरखाओं में समाज में देखें तो गोरखा लोग मांस और दारू के प्रिय थे। ये लोग मांस और दारू इनके लिए बहुत प्रिय था। फिर देखें 1857 की क्रांति में जब देखते हैं हम, भारत में लगभग विरोध हो रहा था, तो गोरखा रेजिमेंट एक रेजिमेंट थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी कारण ये क्रांति शांत हुई थी 1857 की। फिर गोरखा देखें तो गोरखा समाज में देखो, गोरखा समाज हिंदू धर्म के तो क्लोज है, साथ साथ यहाँ बौद्ध धर्म के भी लोग रहते हैं। दोनों धर्मों के लोग आपस में रहते हैं। तो हिंदू धर्म के ज़्यादा क्लोज हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है। फिर देखो गोरखाओं लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं। ये लोग, इनका जो फेमस होता है वो होता है दुर्गा की पूजा होता है। दुर्गा पूजा को ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मना जाते हैं। इनका एक महोत्सव आता है, इनका जो प्रिय महोत्सव आता है, प्रिय महोत्सव जो गोरखाओं का होता है वो होता है दशहरा। गोरखाओं का जो प्रिय महोत्सव है यह है दशहरा को ये प्रिय मानते हैं। फिर देखिए
इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक प्रकृति के भी ये लोग रहे थे। धार्मिक प्रकृति में देखूँ तो 1796 आती है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार किया था। बालेश्वर मंदिर चंपावत में पड़ता है, बालेश्वर मंदिर, इसका जीर्णोद्धार किया था। जो ये जीर्णोद्धार किया था ये आता महावीर थापा ने। महावीर थापा ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था। फिर देखिए गोरखा लोग, गोरखा में कई लोग गरुड़ जाति के लोग होते हैं। ये मोस्टा को अपना इष्ट देव मानते हैं। गोरखा में एक बात और आती, कई लोग होते हैं गरुड़ जाति के। गरुड़ जाति के ये लोग होते हैं, इनके जो इष्ट देव माने जाते हैं वो मानते हैं मोस्टा को ये अपना इष्ट देव मानते हैं। गोरखाओं में एक जाति आती है गरुड़ जाति, इस जाति के लोग मोस्टा को अपना इष्ट देव मानते हैं। फिर गोरखाओं की जो राजभाषा आती है मैन गोरखाली आती है, कहीं कहीं इसे साहित्यिक भाषा इनकी नेवारी है, जबकि राजभाषा इनकी गोरखाली है। इनका जो साहित्य या इतिहास लिखा गया है उसमें लिखा गया है नेवारी भाषा में लिखा गया है। फिर इनका अस्त्र जो होता खुखरी होता, ये खुखरी के साथ कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इन गोरखा रेजिमेंट को ये सुविधा दी गई है। भारत में देखें तो भारत में केवल 2 ही रेजिमेंट पे है, एक गढ़वाल राइफल खुखरी रखती है, दूसरा गोरखा राइफल खुखरी रखती है। ये भारत की जो सैन्य है, सैन्य में केवल 2 ही रेजिमेंट को ये दी गई है, एक गढ़वाल को, एक गोरखा रेजिमेंट को दी गई है। फिर देखिए गोरखाओं की अब कर प्रणाली पे चलते हैं। अब गोरखाओं की कर व्यवस्था देखें। गोरखाओं की कर व्यवस्था तो बड़ी अतार्किक थी, समझ ही नहीं आता था लोगों को कि किस हिसाब से कर वसूल रहे। जब चाहा जितना चाहे वसूल लेते थे। देखा जब इन्हें किसी के साथ बुरा करना होता तो ये 200% कर वसूल लेते थे। अगर किसी खेत में फंस, जैसे किसी को इन्हें दास बनाना है, ये घर से सोच के आए इसे दास बनाना है, उसके घर में देखते थे पहले तो कर वसूल लेते थे, सारा रसद कर के रूप में वसूल लेते थे। फिर दोबारा आते थे, फिर उसे दोबारा कर मांगते थे। अब वो कर नहीं दे पाता तो ये दास बना के बेच देते थे, उसके और उसके परिवार वालों को दास बना के ये बेच देते थे। इनकी कर प्रणाली के बारे में तो कुछ है ही नहीं फिक्स। बाकी के पहले चंदों में देखे, पवारों में देखे तो इन्होंने मनुस्मृति के हिसाब से किया था, 1/6 कर के रूप में वसूलते थे। जबकि गोरखाओं ने तो कुछ रखा ही नहीं, 100%, कहीं कहीं 150%, कहीं कहीं 200% तक कर वसूला था। इसी कारण यहाँ से लोगों का पलायन ज़्यादा शुरू हो गया था उत्तराखंड क्षेत्र से। तो इनके करों पे बात करूँ तो इनके जो कर आते हैं, मुख्य कर पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर, ये कर था भूमि कर। जो पुंगाड़ी कर था ये भूमि कर था, भूमि पे लगता था, भू राजस्व के लिए जो वसूला जाता था ये पुंगाड़ी कर था। एक और कर आता है इनका सायर कर, सायर चुंगी भी कहते हैं इसे, चुंगी कर था, चुंगी कर। जो ये चुंगी कर आता है ये सायर कर के रूप में आता है। फिर देखिए एक और आता आसमानी फरमान, आसमान से फरमान आया, इसे तोड़ सकते हैं। आसमान से फरमान आया मतलब वज्र गिरा किसी के ऊपर। वज्र देखें तो यह जब किसी के घर की कुर्की कर लेते थे या किसी को मृत्युदंड दे देते थे, उसे कहते थे आसमानी फरमान। किसी के घर की कुर्की, जो आसमानी फरमान था इसे कहते थे घर अर्थदंड के रूप में वसूला जाता था, या तो सारा अर्थदंड लिया जाता था या घर की कुर्की कर दी जाती थी। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आसमान से वज्र गिरना किसी के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर जब वज्र गिरता तो समझ लेना कि घर की कुर्की होगी। अब देखिए मोकर प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। मोकर मतलब एक कुटुंब को मो कहते थे। मोकर एक प्रत्येक परिवार से 1 रुपये सालाना वसूला जाता था। पवार राजवंश में वैसे गुरई पछई के नाम से जानते थे, ये पहले बात कर चुका हूँ। मिजारी कर पे भी बात कर चुका हूँ। मिजारी का कामगारों से जो वसूला जाता था ये मिजारी कर था, कामगारों से। इसमें शिल्पकर्मी भी आते थे, शिल्पकर्मी, टमटा, सुनार सब आते थे, उनसे मिजारी कर लिया जाता था। फिर एक कर आता है सलामी कर, जो नजराना के रूप में गोरखा लोगों को दिया जाता था, वो था सलामी कर। फिर इन करों पे और बात करूँ, और भी कर थे इनके। एक आता सौन्य फाल्गुन कर। सौन्य फाल्गुन कर जब
दरबार में कोई उत्सव मनाना है, जैसे दशहरा उत्सव मनाना है, तो दशहरा उत्सव मनाना बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ गोरखाओं को ये उत्सव मनाना है, तो इसके लिए भी ये जनता से पैसे लेते थे, पैसे कर के रूप में लेते थे। इस कर को कहते थे सोन्या फाल्गुन कर। उत्सव या मेलों को मनाने के लिए जो कर लिया जाता था उसे सोन्या फाल्गुन कर कहते थे। दौनिया कर पहाड़ी पशुचारकों पे भी इन्होंने कर लगाया था। इस जो कर के रूप में पहाड़ी पशुचारकों पे लगता था वो दौनिया कर लगता था। मेन भोटिया लोगों पे ये लगाया था इन्होंने, क्योंकि भोटिया लोग उस टाइम बकरी का व्यापार करते थे, इसलिए इन्होंने दौनिया कर लगाया था। फिर मांगा कर चंद राजवंश में देखें तो मोहनचंद ने भी लगाया था। मांगा कर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर था। गोरखाओं ने भी इस कर को लगाया था, जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था, ये था मांगा कर। फिर कुशई कर 1797 में बमशा द्वारा ब्राह्मणों पे लगाया गया था, तो ब्राह्मणों पे जो कर लगाया था वो कुशई कर लगाया गया था। ब्राह्मणों पे कुशई कर किसने लगाया था? गोरखाओं ने लगाया था। मेन जो इस टाइम सूबा आता वो आता है बमशा। फिर देखिए शवांगी दस्तूर जब हम कुमाऊं में देखते हैं, पहला भूमि बंदोबस्त देखते हैं। जोगामल शाह के नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त होता। प्रत्येक बीस नाली भूमि पे ₹1 कर के रूप में वसूला जाता था। यही वो शवांगी दस्तूर था। फिर देखिए जान्या शून्य कर गोरखा अधिकारियों को बार बार कर पूछना। जैसे हम पे कर लगाया गया, हमने पूछ लिया कि आप हम पे इतना कर किस लिए लगाया गया, ये उस पे भी कर लगा देते थे। इसी कर को कहते थे जान्या शून्य कर को तोड़ें तो जानने के बाद भी सुनना, जानबूझ के सुनना उस कर को, उसको कहते थे जान्या शून्य कर। तो ये भी इनका कर था। और करों पे बात करूं तो और कर मरोकर किस पे लगता था? पुत्र विहीन व्यक्ति पे, जिसकी कोई संतान नहीं होती थी, उस पे लगता था। पुत्रहीन व्यक्ति पे जो कर लगता था मरो कर लगता था। पंवार राजवंश में देखो तो औताली प्रथा भी थी, इसी से रिलेटिव, जो भवानी शाह ने ख़त्म की थी। अभी आने वाले जो पंवार राजवंश कर शुरू करेंगे तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए बहता और रहता कर को, ये 2 कर थे। इन 2 करों पे बात करूं तो बहता कर और रहता कर। जो गांव छोड़ के जाता था वो देता था रहता कर। रहता कर। और छुपाई गई संपत्ति पे जो कर लगता था वो बहता कर था, जो गांव छोड़कर चले जाते थे। गांव छोड़कर जो लोग जाते थे उन पे लगता था बहता कर। टांड कर जो था बुनकरों पे लगता था। फिर आता अधिनी दफ्तरी कर। गोरखा कर्मचारियों के लिए जो कर लिया जाता था, इन्हें कहते थे अधिनी दफ्तरी कर। दफ्तरी से लगाए। दफ्तरी आजकल क्या होता था, जो ऑफिसों में काम करने वाला होता था उसे दफ्तरी कहते थे। तो अधिनी दफ्तरी मतलब कर्मचारियों के लिए जो कर लिया जाता था उसे अधिनी दफ्तरी कर के रूप में लिया जाता। तिमारी नाम से तीन लोगों के लिए ये कर लिया जाता था। तिमारी कर में देखो सूबेदार, फौजदार और बिचारी। तिमारी कर यहाँ पे लिख देता हूँ। तिमारी कर सूबेदार, फौजदार और बिचारी न्यायाधीश था इनका। इन 3 लोगों के लिए जो कर लिया जाता था उसे कहते थे तिमारी कर। तिमारी में 3 लोग आएंगे, सूबेदार, फौजदार और बिचारी। इन तीनों के लिए जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं तिमारी कर। फिर देखिए एक और कर आता है इनका। इतने ही कर थे गोरखाओं पे। अब देखिए हमने गोरखाओं पे देख लिया, गोरखाओं के कर देख लिए, गोरखाओं की राजस्व प्रणाली देख लिए। अब हम जो अगली वीडियो में देखेंगे हम गोरखा और अंग्रेज। अब यहाँ पे गोरखाओं और अंग्रेज़ों की सीमा टकरानी शुरू हो जाएगी। अब जो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए उम्मीद है जल्द मिलेंगे आप लोगों से, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों पर हमारी वीडियो नहीं पहुँच पा रही है उन लोगों तक पहुँचाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए।